After the king thought about to increase the tax, there was a situation that when every counselors and advisors has to bring brought in together, सबको इकट्ठे करना है, एक साथ एक collective decision लेना है. In that scenario only, the king has to call up for a general state meeting to increase the tax. एक जनरल मीटिंग बुलानी थी सारे स्टेट्स के लोगों को, जो अहम चुनिंदा लोग थे. So he called all the state representatives. Eventually, on 5th May 1789, King called a meeting of states to increase the tax. King Louis XVI called up a meeting to take a decision how to increase the tax and when to increase the tax. As a matter of fact, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. नए टैक्स को प्रपोजल रखा किंग ने कि कैसे आगे बढ़ाया जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीटिंग गॉट हेल्ड एट अ हॉल इन वर्सलीज. वर्साइल में जो जहाँ हॉल थी, द पैलेस ओवर देयर, इन दैट हॉल द मीटिंग टुक प्लेस. अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान से सुनेंगे इस बात को. हाउ द डिस्क्रिमिनेशन टुक प्लेस ओवर हेयर बाय द माइंड सेट ऑफ द लुइस 16. व्हाट ही डिड एग्जैक्टली. From first and second states, 300 representatives came to attend the meeting. फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 लोग आए थे मीटिंग अटेंड करने. मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है दैट दे गॉट सीटेड फेसिंग ईच अदर. सामने सामने दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट आज सामने सामने फेस करके बैठे, फेस टू फेस बैठ कर. एंड फ्रॉम थर्ड स्टेट्स 600 रिप्रेजेंटेटिव्स केम एट द बैक ऑफ द हॉल, दैट टू केप्ट स्टैंडिंग. जब थर्ड स्टेट से 600 लोग आए तो उन्हें बैठने को भी नहीं कहा गया, ना ही बैठने की जगह दी गई. उन्हें, जैसे ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट आमने सामने बैठे हैं, तो थर्ड स्टेट्स को पीछे में कहीं उस हॉल के पीछे में खड़ा करवा दिया गया, दैट टू केप्ट स्टैंडिंग अंटिल द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन. टिल देन ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन वाली भेदभाव, छोटी सी थी लेकिन बहुत बड़ी थी. एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक मीटिंग डिस्कस होने वाली थी, और उस जगह पर आप किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक थर्ड स्टेट्स के, वो भी इंटायर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट वुड डेफिनेटली गिव अ मैसिव इम्पैक्ट इन द माइंडसेट ऑफ द थर्ड स्टेट्स. The third states was represented by the more prosperous and educated members. Likewise, we have initially, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था दैट थर्ड स्टेट्स में कुछ रिच फार्मर्स भी थे, रिच मर्चेंट्स भी थे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे. तो थर्ड स्टेट्स ने सोचा जब ये टैक्स वाले इंक्रीज़ की जब बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो लेट्स वाइंड अप विद अ प्रॉपर नोट. पढ़े लिखे चुनिंदा लोगों को सामने रखते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे उस मीटिंग में. तो मोर प्रॉस्पेरस, सफल लोग, एजुकेटेड मेंबर, पढ़े लिखे लोगों को सामने रख के बात करवाया गया. एक और डिस्क्रिमिनेशन क्या कर दिया गया थर्ड स्टेट्स के साथ. ऑल्दो पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग. जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, जो वुमेन्स थे, इन सभी को उस मीटिंग में एंट्री नहीं दी गई. करीबन 40,000 चिट्ठियों में उनके दरख्वास्त लिखे गए थे ऑफ द डिमांड कि क्या होना चाहिए, हम किस दिक्कतों से जूझ रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग थ्रू, हाउ द सिचुएशंस कैन बी टैकल्ड. 40,000 लेटर सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोगों के द्वारा ये सारे 600 कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर गए थे. दीज आर द सिचुएशंस व्हाट आर गोइंग ऑन इन द एंटायर फ्रांस. एटलीस्ट द किंग शुड नो अबाउट दिस थिंग. बट इवेंचुअली व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द मीटिंग, when these demands and the proposal of the king to increase the tax kept in front of all the state members. ठीक है, इनिशियली रूल क्या था, हर स्टेट को एक वोट, सिर्फ एक वोट रिप्रेजेंट किया जाएगा. मीन्स अगर आप 300 मेंबर लेकर आए हो तो एक वोट आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा फर्स्ट स्टेट से. फिर आप 300 लेकर आए हैं सेकंड स्टेट से, तो आपका भी एक वोट रिप्रेजेंट किया जाएगा. थर्ड स्टेट से आप 600 मेंबर्स लेकर आए तो आपका भी एक रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक वोट माना जाएगा. ऐसा नहीं कि 600 है तो आपके 2 या 3 या 4 वोट माने जाएंगे, नहीं. लेकिन यहाँ थर्ड स्टेट्स के दिमाग में उन तमाम तीनों फिलोसोफर्स की आइडियोलॉजी ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुकी थी. उन्होंने साफ साफ कहा था, जॉन लॉकी, अगर आपको याद होगा, जॉन लॉकी ने अपने आइडियोलॉजी में साफ साफ कहा था कि हमें बराबर आज़ादी मिलनी चाहिए और बराबर की पावर, फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए. तो यहाँ थर्ड स्टेट्स अपने उस माइंडसेट से गए थे. याद रखिएगा,
90% पॉपुलेशन पूरे फ्रांस में थर्ड स्टेट्स के लोगों की थी जो गरीब थे। इनका ये कहना था कि जितने लोग यहाँ मेंबर बैठे हुए हैं, जब किंग ने अपना प्रपोजल रखा शैल वी इंक्रीज द टैक्स, तो किंग ही वॉज वेरी श्योर कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स तो मेरे अंडर में, ये तो मेरे सलाहकार हैं, मेरे करीबी हैं, ये तो मेरे हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। तो बच गई मेजॉरिटी, दो ग्रुप की मेजॉरिटी मिल गई, एक ग्रुप की इन्फीरियॉरिटी हो गई, तो टैक्स हो जाएगा इंक्रीज। लेकिन तब तक थर्ड स्टेट्स वालों ने अपना एक नया प्रपोजल रख दिया। थर्ड स्टेट wanted if the voting is getting conducted then every member's vote must be considered। थर्ड स्टेट्स का ये कहना था कि अगर वोटिंग हो रही है तो जितने लोग आए हैं सबका वोट दिया जाना चाहिए। किसी एक स्टेट को एक दल से एक वोट से नहीं रिप्रेजेंट करना है। जितने मेंबर्स हैं, जितने लोग उसमें अटैच हैं, हर स्टेट्स के लोगों का वोट काउंट होना चाहिए। यहाँ किंग समझ चुका था कि थर्ड स्टेट्स की पॉपुलेशन 90% है। अगर मैंने इनकी बात मान ली कि ईच एंड एवरी वोट को कंसिडर किया जाए, ऑब्वियसली पूरी पॉपुलेशन की बात हमें माननी पड़ेगी फिर। और यहाँ सीधा सीधा राजा का जो प्लान था टैक्स को इंक्रीज़ करने का वो विफल हो जाता। 90% पॉपुलेशन यहाँ है और यहाँ सिर्फ 10% है पॉपुलेशन फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को मिला के। ऑब्वियसली ये हारेंगे। अगर सिंगल वोट की बात हो स्टेट को, तब तो 2 वोट यहाँ मिलेंगे, लेकिन अगर ईच एंड एवरी वोट काउंट किया जाएगा हर स्टेट के लोगों के द्वारा, तब तो लाखों और करोड़ों में आ जाएगा। ऑब्वियसली थर्ड स्टेट्स वुड कंसिडर देयर मेजॉरिटी पार्टी। उनकी अपनी मेजॉरिटी डिमांड मान ली गई तो इनके भी डिमांड्स पूरे हो जाएंगे। सो द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ थर्ड स्टेट्स कि नहीं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वोटिंग सिस्टम यहाँ नहीं होगी, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव वोट सिर्फ एक माना जाएगा। इस बात को देखते हुए पूरे थर्ड स्टेट्स के लोगों में रिवोल्ट और म्यूटनी की वो फीलिंग आ चुकी थी किंग के खिलाफ। बट द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। इवेंचुअली ऑल द थर्ड स्टेट्स मेंबर्स वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब किंग ने उनके फैसले को रिजेक्ट कर दिया, उनके प्रपोजल को जब रिजेक्ट किया, तो सारे थर्ड स्टेट्स के 600 जितने लोग थे सभी वॉकड आउट कर गए। प्रोटेस्ट एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट था वो लोग वहाँ से उठ के चले गए कि जब हमारी बात को माना ही नहीं जाएगा तो व्हाट इज़ द यूज़ एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिटिंग ओवर हियर इन दिस पैलेस फॉर दिस मीटिंग। सो दे वॉकड आउट ऑफ दैट हॉल। लेटर ऑन 20 जून 1789 वॉकड आउट के बाद जितने भी थर्ड स्टेट्स के लोग थे, ये वहीं इंडो टेनिस कोर्ट के पास ग्राउंड में इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली इन लोगों ने बनाई और बैठाई। लेट्स कंडक्ट अ नेशनल असेंबली। अब ये लोग अपने आप को ही नेशनल असेंबली के मेंबर्स मानने लगे कि अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज नेशन लीडर्स। अपने आप को देश के लीडर्स मानने लगे थर्ड स्टेट्स। होना भी चाहिए था, बिकॉज देयर वाज नो वन टू हेल्प देम। फिलोसफर का काम था आइडियोलॉजी, आइडियाज़, मार्गदर्शन देना था, वो दे गए, इन्होंने मान लिया। बट मीटिंग में जब बात रखी गई तो नहीं मानी गई। सो व्हाट इज़ द यूज़? सो दे कंसिडर देमसेल्व एज नेशन लीडर्स कि अब हमें खुद पे खुद एक्शन और वो वर्ड्स को जो लिखे गए थे हमें उन्हें एक्शन में तब्दील करनी होगी। लेट्स मूव आउट टू मेक सम एक्शंस। तो इस जगह पे इन लोगों ने मीटिंग स्टार्ट करी। आफ्टर गैदरिंग एट ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड नेशनल असेंबली। इकट्ठे होकर इन लोगों ने उस पूरे समावेश को नेशनल असेंबली दर्जा दे दिया और डिक्लेयर कर दिया। However, they also pledge to draft a constitution of France and limit the powers of the monarch. At the same time, they also pledge, उन लोगों ने शपथ ली कि अब हम लोग यहाँ एक ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम लोग यहाँ पे एक संविधान की रचना करेंगे फ्रांस में, एंड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, और राजा के ताकत को हम कम करेंगे। उस नेशनल असेंबली के 2 मुद्दे थे, 2 अहम मुद्दे थे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फ्रांस के लिए, दूसरा राजा के पावर को कम कर देना। ठीक है। थर्ड पॉइंट, दीज पीपल वर लेड बाई वंस अगेन बाई एजुकेटेड रिफॉर्मर्स। कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा ये नेशनल असेंबली के जो थर्ड स्टेट्स लोग जो बिलोंगिंग थे यहाँ, इनको फिर से किसी और के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। वो थे यहाँ मिराब्यू, the thing which you have marked in your book, you can see properly the names, मिराब्यू एंड एबिसीज। ये दोनों
पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, मीराबियो ऑलरेडी सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली से, लेकिन फिर भी उन्हें थर्ड स्टेट्स के ऊपर जाति और उनके साथ जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके ऊपर बर्ताव, टैक्स इम्पोजिशन हो रहा था, वो भली भांति इस बात से जानते थे, अवगत थे। एंड डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट स्टिल ही वॉज इन द फेवर ऑफ थर्ड स्टेट्स। मीराबियो वॉज अगेंस्ट द प्रिविलेजेस विच फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट यूज टू गेट। ये उन तमाम प्रिविलेजेस के खिलाफ थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता है, थर्ड स्टेट्स उनके बदले टैक्स देते हैं, स्पेशल प्रिविलेज मिला गया। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ थे मीराबियो, जो ऑलरेडी सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, एंड ही वॉज सपोर्टिंग टू द थर्ड स्टेट। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम दिस, मीराबियो वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पोक्स पर्सन। ये बहुत बेहतरीन बोलना जानते थे। ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर एंड हाउएवर उनके स्पीचेस बहुत मजबूत होते थे। ही वॉज अ वेरी, हिज स्पीचेस वर वेरी पावरफुल। वो एक भीड़ को, एक तादाद को, वो एक मास एजिटेशन को वो एक भीड़ में, गुस्से में तब्दील कर सकते थे। उनकी वाणी ऐसी थी, उनके स्पीचेस ऐसे होते थे। दूसरे आते हैं एबीसीज में। ये एक प्रीस्ट था, एक चर्च का प्रीस्ट था। इनके बारे में कुछ खास नहीं लिखा गया, लेकिन बस इतना बताया गया है कि इन्होंने पैम्फलेट पब्लिश करवाएं और इन्होंने अपनी बुक एक पब्लिश की जिसमें लिखा गया था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ये पूछना चाहते हैं कि थर्ड स्टेट है क्या, मतलब उनकी एग्जिस्टेंट, थर्ड स्टेट बस इस वजह से एग्जिस्ट करता है फ्रांस में कि वो सिर्फ राजा को टैक्स दे। इस बात को लेकर उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। फाइन, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे।